गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो अपना प्रथम पाठ था व्याकरण का, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उपभाषा क्या होती है और उसके अलग अलग और भी जो बिंदु हैं वो पढ़ेंगे। उपभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदी जो भाषा है उसकी अनेक बोलियाँ हैं। तो हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने जाना कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। अर्थात जो स्थानीय जो एक भाषा होती है उसको व्याकरण में क्या बोला गया है, बोली बोला गया है। अर्थात देश के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं और उनमें जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो क्या होती है, बोली होती है। इसमें यह देखा गया है कि ज़्यादातर साहित्य की रचना है वो नहीं होती, लेकिन कभी कभी कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने साहित्य की रचना की है। किसमें? बोली में। और जब वही बोली कोई साहित्य रूप ले लेता है तो वो एक क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। जैसे पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। अब आपने सुना होगा कि रामचरितमानस है, वो कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। लेकिन वो भाषा नहीं है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो अवधी भाषा नहीं है। वो क्या है, एक पूर्वी हिंदी का एक पूर्वी हिंदी की एक बोली है जिसमें रामचरितमानस की रचना हुई है। तो अब हम बात करेंगे कि उपभाषा अर्थात बोली के जिस रूप का प्रयोग पढ़े लिखे लोग व्यापक रूप में करते हैं उसे कहते हैं उपभाषा। अर्थात इसके अंदर कोई भी साहित्य रचना हो जाती है, अर्थात बोली के अंदर साहित्य रचना हो जाती है तो वो बाद में क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। अब हिंदी है हमारी एक भाषा है। अब इसकी बहुत सारी उपभाषाएं हैं और बहुत सारी बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाओं का यहाँ मैं जिक्र करूँगा कि 5 भाषाओं में हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अब पहली है पश्चिमी हिंदी। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोली आएंगी? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू। बांगरू अर्थात हरियाणवी खड़ी बोली। ये जो बोलियां अभी मैंने बताई वो सारी किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आती हैं। दूसरा पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किस में आती हैं बोलियां? पूर्वी हिंदी में। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहार क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है उसके अंदर कौन कौन सी बोली आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। नंबर 4 है पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी जो अंचल है, उत्तरांचल और हिमाचल, उसके अंदर कौन कौन सी हिंदी बोली जाती है वहाँ, लेकिन बोलियाँ कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमायूनी और कुल्लई। कुल्लई अर्थात कुल्लू क्षेत्र में जो हिमाचल का है क्षेत्र, वहाँ बोली जाती है। अब राजस्थानी हिंदी। अब हम राजस्थान में रहते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम कौन सी हिंदी बोलते हैं? और राजस्थानी हिंदी। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां बोलते हैं? जयपुरी, मारवाड़ी, निमाड़ी, मालवी और भीली। जो ये क्या है, सभी सभी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो आज हमने जाना कि उपभाषा क्या होती है, जिसके अर्थात साहित्य रचना जिस बोली के अंदर होने लग जाती है वो बाद में क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। अब बात करेंगे हम साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा का मतलब होता है साहित्य की भाषा। ज्ञान राशि के संचित कोष को, यानी कि जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, कवि, इन्होंने अपना जो भी मतलब लिखा है वो सब किस में लिखा है? अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में, और वो सब कुछ मिला करके क्या बन गया? एक साहित्य हो गया। तो साहित्य के द्वारा कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के जो रूप में किसी जाति या वर्ग का जीवंत रूप पाठक के सामने आता है। यानी कि हम किसी भी जाति वर्ग का अगर जीवंत रूप देखना है, उसका जीता जागता अगर रूप देखना है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? साहित्य पढ़ना पड़ेगा।
साहित्य ही मनुष्य की अनुभूतियों के अनेक पक्षों को उजागर कर उसमें पाठक को परिचित करवाता है। कि पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, उसको अगर आपको परिचय लेना है किसी जाति के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी देश के बारे में, तो आप उस देश का साहित्य पढ़िए। हिंदी भाषा का विपुल साहित्य इस समृद्धि का प्रमाण है। यानी कि आपको हिंदी को जानना है, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानना है, तो वहाँ का क्या पढ़िए, आप साहित्य पढ़िए। तो साहित्य के अंदर आपको किसी भी देश के समाज की, संस्कृति की, इतिहास की जो झांकी है वो सजीव चित्रण आपको मिल जाएगा। इसलिए साहित्यिक भाषा वो होती है जिसमें पठन और पठन अर्थात पढ़ना और पढ़ाना कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जो देश के अधिकांश समुदायों के विभिन्न वर्गों और प्रदेशों में बोली जाती है। यानी कि सभी जो देश के अंदर जितने भी समुदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी प्रांत हैं, प्रदेश हैं, उनमें सब में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है, वो उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। अब भारत के अंदर लगभग 70% लोग, भारत के अंदर 70% लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी है। अब बात करेंगे, अगला बिंदु है राजभाषा। राजभाषा अर्थात राज प्लस भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है, वो कौन सी भाषा होती है, राजभाषा अर्थात राज्य की भाषा। अब हमारे भारत में 3 प्रकार के राज्य बनाए गए हैं संविधान में। पहला हिंदी भाषी क्षेत्र, दूसरा हिंदी और अंग्रेजी भाषी क्षेत्र, और तीसरा है जिसमें केवल अंग्रेजी भाषी अर्थात जिसमें केवल कार्य किस में किया जाता है, अंग्रेजी में ही किया जाता है। अब संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद है 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने भी देखा होगा हमारी जो स्कूल है उसमें हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उस दिन अलग अलग जो हिंदी के अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग उनका अपना अपना वक्तव्य या अपने अपने जो विचार होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। कोई कविता सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है हिंदी के बारे में, सब कुछ अपना अपना जो भी उनके जो विचार होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए राजभाषा अर्थात राज्य की भाषा, जिस राज्य के अंदर सरकारी कार्यालयों में जो कार्य किया जाता है जिस भाषा में, वही उस राज्य की क्या होती है, राजभाषा होती है। अब बात करेंगे हम मानक भाषा। मानक भाषा का मतलब होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मीन्स जो शिक्षित जन हैं, विद्वान जन हैं, उनके द्वारा एक विचार किया गया कि जिस प्रकार से एक देश का एक क्या होता है, संविधान होता है, एक उसका एक ध्वज होता है, तो उसी प्रकार से हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। अर्थात कोई भी राज्य में जो भी भाषा अर्थात हिंदी जो चल रही है उसके जो भी वर्ण हैं, लिखित में जो हम लिखते हैं वर्ण चिन्ह, जो लिपि चिन्ह होते हैं, उनका एक रूप होना चाहिए। ये नहीं हो कि राजस्थान में ए कहीं कैसे लिखा जाएगा और हरियाणा में वो कहीं कैसा लिखा जाएगा और दिल्ली में कैसे लिखा जाएगा। पहले जो पुराने समय में ए के बहुत सारे रूप प्रचलित थे, इसलिए है ना अलग अलग जो वर्ण के रूप थे उसके कारण बहुत सारी जगह कन्फ्यूजन हो जाता था। एक दूसरे के विचार विमर्श है ना वो लिखित रूप में सही तरीके से प्रकट नहीं हो पाते थे। तो उसको एक रूपता देने के लिए शिक्षित जनों ने, विद्वानों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी वो
कहलाई मानक भाषा। वह मानक भाषा जो रूप अर्थात जिसमें शिक्षित जनों ने, विद्वानों ने उसको स्वीकार किया, वो क्या कहलाई? मानक भाषा। खड़ी बोली है हिंदी का मानक रूप है। आज जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं अभी, वो किसका रूप है? वो खड़ी बोली का रूप है। यानी कि खड़ी बोली ही बाद में अब हिंदी है वो बन गई है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना प्यारे बच्चों, उपभाषा क्या है, साहित्यिक भाषा क्या है, और राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, और मानक भाषा क्या है। अब मैंने यहाँ कुछ विशेष निर्देश दिए हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। एक तो ये कि आपकी जो पिछली कक्षा की जो आपके पास में व्याकरण की पुस्तक है, उसमें से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और कुछ जो सेवन्थ के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ जो टॉपिक हैं, बिंदु हैं, वो 8th क्लास के हैं, तो मैंने उनको भी शामिल किया गया है, क्योंकि दोनों ही में क्लासों में ये चैप्टर समान होता है। तो ये आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर है, फिर भी आप इसको है ना अच्छे से पढ़ें और समझें। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने PDF फाइल में जो प्रश्न उत्तर भेजे हैं, उनको आप अच्छे से अपनी पुस्तक में से देख करके या जो मेरी PDF फाइल है उसमें से देख करके उनको अच्छे से करेंगे और फिर भेजेंगे। धन्यवाद।